So, hello everyone. This is my first video, and actually, it is the first attempt to learn something new, and I have tried something new. So, if I do any mistake, pardon me for that. And if you like the video, please like the video. If you don't like the video, please press dislike. And in comment section, tell me what are the faults and what need to be improved. So today I will start class ninth history, that is India and the contemporary world part first. एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, वाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट और in our life. Why we have to study history, why we are so much fascinated from ancient times till now, why we are so much fascinated to learn history, why we want to know history. So सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री. हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हैज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. एक्चुअली it is mostly misunderstood subject because history is interdisciplinary science. Actually it is science. हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का साइंस है. क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री हमें बताता है सब कुछ, जो जो चीज़ें पहले हुई हैं और जिन चीज़ों का इम्पैक्ट आगे जाके पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एनीथिंग विच यू विल स्टडी इवन टुडे, जो कुछ भी आज हमारी कंट्री में हो रहा है, जो कुछ भी आज पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, वो सब एक्चुअली हमारे पास्ट में जो कुछ हुआ है उसी का आउटकम है ना. तो अगर हम अपने पास्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स थी जो हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं, और फिर वी कैन मेक अ बेटर फ्यूचर. हाँ. So we are just discussing what is history. Actually, I am saying history means interdisciplinary science, है ना. So how history is interdisciplinary science? If I say history, means this the past. Actually, history means past. So what we do about our past, अगर हम अपनी खुद की लाइफ को देखें तो हमारे लिए हमारे पास्ट का मतलब है एक्सपीरियंस, है ना. इट मे बी गुड, इट मे बी बैड, बट एक्सपीरियंसेस आर एक्सपीरियंसेस. एंड व्हाट आर द रोल ऑफ एक्सपीरियंसेस इन एनीबडी लाइफ? व्हाट रोल एक्सपीरियंसेस प्ले? हम जो भी एक्सपीरियंस हमें होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? वी लर्न फ्रॉम देम, है ना. इन द सेम वे हिस्ट्री इज ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ आवर पास्ट विच टेल्स अस about what happened and what happened and a lot of other things also. So what history actually tells us? History, sorry, it is not moving yet. What history actually tells us? History mainly tells us four things. First thing that history tells us is, या फिर हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री हमें 4 क्वेश्चंस करना सिखाती है. कौन कौन से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ अगर हमने करी तो उससे हमने क्या लर्न करा, है ना, और हमारे एक्सपीरियंसेस उस चीज़ का कैसे रहे, और फिर हम उस लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए. दैट इज़ वाई
वी नीड टू लर्न हिस्ट्री एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब जैसे घर का सबसे बूढ़ा व्यक्ति, द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द होम, जिसने सारी दुनिया देखी है। दैट इज़ वाई घर वाले या फिर आपको बड़े हमेशा कहेंगे कि बड़े बूढ़ों के पास बैठा करो। क्यों बैठना है? ताकि उनसे सीखा जा सके, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस। ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है? हिस्ट्री मेनली बिगिंस विद 4 क्वेश्चंस। दैट इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन, सेकंड इज वेयर, थर्ड इज हाउ, and fourth is why. These are the 4 questions which mainly history is concerned with. If you read anything about history, फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी इवेंट अगर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ की आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप इन 4 क्वेश्चन के अगर आंसर जान लोगे तो वो टॉपिक ही ख़त्म। मतलब आपको जब भी हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के बारे में सोचना है, इन 4 चीज़ों के बारे में। व्हेन, वो चीज़ कब शुरू हुई, कब स्टार्ट हुई, वेयर, कहाँ, किस जगह, हाउ, कैसे, है ना, और वाई, उसके पीछे का रीज़न क्या था। व्हेन, वेयर, हाउ एंड वाई, दीज आर द 4 क्वेश्चन विच मेनली कंस्टिट्यूट द हिस्ट्री। यू कैन लर्न हिस्ट्री in such a manner: when, where, how and why. If you know the answer of these 4 questions about any topic, you will learn that topic. आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में 4 चीज़ें पता हैं, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, है ना, तो आप उस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ जाओगे। आपको किसी चीज़ के बारे में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड टीचर also. Being a subject, it is the oldest subject, and being a teacher, it is a very wise teacher. Why it is a very wise teacher? Because it has a lot of things to give you, and it is not a boring subject. History is a interdisciplinary science. जैसे साइंस के अंदर फॉर्मूले होते हैं, वैसे हिस्ट्री के अंदर भी फॉर्मूले हैं। एवरीथिंग इज़ अ फॉर्मूला। हर चीज़ हिस्ट्री के अंदर फॉर्मुलेटिक वे में कंसर्न है। सो जो हिस्ट्री हमें पढ़नी है, दैट इज़ कंसर्न विद, जहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँगा, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th की हिस्ट्री, जो कि है हिस्ट्री जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन। दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय कंटेम्प्रेरी, है ना। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, या फिर हमें जो हिस्ट्री पढ़नी है वो क्यों पढ़नी है, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़नी है। आपने क्लास 6th में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, क्लास 7th में मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ी। एंशियंट हिस्ट्री आपने जब पढ़ी, दैट इज़ कंसर्न विद फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर अर्ली सिविलाइजेशन टू 1800 AD or somewhat. After that you will read medieval history, class 7th. आफ्टर दैट आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी लास्ट ईयर, है ना, क्लास 8th। तो हम इंडिया की जो मेन हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें हिस्ट्री एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, ये पेज आप ज़रूर पढ़ना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज, बिकॉज हमें हिस्ट्री इस वजह से पढ़नी है वर्ल्ड की, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री का हम पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी रिवॉल्यूशन अगर वर्ल्ड में हुआ तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आया, या फिर कोई भी चीज़ अगर वर्ल्ड में होती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1917 व्हाट हैपन, रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया पे आया। उस टाइम हमारे यहाँ भी
बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस बनी, जैसे रशिया में बनी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन, उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आया। तो वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उससे हम इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अपने घर में हो और आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा, इधर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो अगर हम अपनी कंट्री को एक घर मान ले और पूरे वर्ल्ड को एक मोहल्ला टाइप मान ले, तो पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है वो इंडिया को इफ़ेक्ट करेगा, है ना। और इसी से हमारी, और पुराने टाइम पे भी इम्पैक्ट सेम पड़ रहा था, इसी वजह से हमारी हिस्ट्री बदली। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा वो रहा वेस्ट का। वेस्ट से मतलब है दैट इज़ यूरोप एंड समवॉट नेशंस, जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ, है ना। अच्छा, दूसरी बात, हमें इस पूरे सीरीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनका हमारी हिस्ट्री पे बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा है। इवन हमारी पॉलिटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल एज इन द इंडियन हिस्ट्री टू, बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट। वाई? हमारा जो प्रियम्बल है, दैट इज़, अगर प्रियम्बल किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ना याद हो तो आज पढ़ना बैठ के। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, है ना। उसमें लाइंस कुछ चीज़ें आती हैं, एक वर्ड आता है उसके अंदर, लिबर्टी, एक वर्ड आता है उसके अंदर इक्वालिटी, है ना, एक वर्ड आता है उसके अंदर फ्रेटर्निटी। liberty, equality, fraternity, these all three words are mainly from where? ये जितने भी तीनों वर्ड है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स ये लाइमलाइट में ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन आए थे, है ना। वो यहाँ से है इनकी स्टार्टिंग। दूसरा एक और वर्ड आता है हमारे प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल के अंदर एक और वर्ड है, दैट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, मतलब कि जो किसी के अधीन ना हो, सोशलिस्ट। दूसरा जो वर्ड है हमारे प्रियम्बल का, उसमें लिखा है सोशलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट अप्रोच है वो रशियन रेवोल्यूशन की वजह से आई है एक्चुअली, क्योंकि जो सोशलिस्ट वर्ड था या फिर जो सोशलिज्म था वो फेमस ही ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, है ना। दैट इज़ वाई हमें रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना है, बिकॉज सोशलिज्म, समाजवाद अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है ना। तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। दैट इज़ वाई हमें रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना है, ताकि हम समझ सकें कि समाजवाद की शुरुआत कहाँ से है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की आपको शुरुआत पता होगी तो आप ये पता लगा सकते हो कि वो चीज़ किस तरीके से इफेक्ट में आई, है ना। वही चार क्वेश्चन सेम, व्हेन, वेयर एंड हाउ वाले, सेम चार क्वेश्चन, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, है ना। इससे हमें पता चल जाएगा कोई चीज़ किस तरीके से बनी और किस तरीके से वो आगे चली। जैसे इवन टुडे इंडिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उन सब की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में है ना। तो अगर हम उनको समझ जाएंगे तो हम ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी टैकल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। दैट इज़ वाई बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। सो ये था ब्रीफ इंट्रो, हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। और जो हमें पढ़ना है वो एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, क्लास 9th में टर्म 1 में ही आ गया था वो। जो टर्म 2 में आ रहा है दैट इज़ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सोशलिज्म सिर्फ रशिया में हुआ। रशिया में सोशलिज्म का इम्पैक्ट बहुत डीप था,
रशिया में सोशलिज्म का इम्पैक्ट बहुत डीप था, बट जो सोशलिज्म की शुरुआत कह सकते हो यूरोप से हुई। एक्चुअली मोस्टली चीज़ों की शुरुआत यूरोप से हुई है ना। बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज दे आर वेरी मच ग्रेट माइंड्स, दे आर ग्रेट माइंड्स, बट इसका मतलब ये नहीं कोई और बेवकूफ़ था। एक्चुअली जो चीज़ें हैं वहाँ शुरुआत जल्दी हुई। इवन आप देखोगे जिस टाइम ये सब चीज़ें हो रही हैं उस टाइम पे जो चीज़ बूम पे है अपने, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। तो अगर बात करें सोशलिज्म की, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, उसका पहली सब हेडिंग है द एज ऑफ सोशल चेंज। अगर हम बात करें फ्रांस में जितनी भी चीज़ें हुई, यूरोप में जितनी भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इवेंट था, जिसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए। किसके अंदर? सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर। सोसाइटी के स्ट्रक्चर को एक तरह से बदल के ही रख दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। हाउ? क्योंकि वो एक पहली पॉसिबिलिटी थी कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। कॉमन लोग को ये चीज़ आ गई दैट वी कैन डू, है ना। एरिस्टोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा झटका था, इवन चर्च के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, है ना। क्योंकि 18th सेंचुरी में अगर बात करूं तो सारी की सारी चीज़ें मोस्टली एरिस्टोक्रेसी, राजशाही, या फिर कह सकते हैं जो किंगशिप थी उसमें, और चर्च के पास थी ज़्यादातर पावर्स, मोस्टली पावर्स में मतलब कौन कौन सी पावर? जो मेन पावर्स होती हैं। अब किसी भी जगह की मेन पावर कौन सी होती हैं? मेन पावर दो होती हैं हमेशा ही, दैट इज़ इकोनॉमिक पावर एंड सोशल पावर, है ना। और ये दोनों ही उस टाइम पे किसके हाथ में थी? एरिस्टोक्रेसी के हाथ में, है ना, राजाओं के हाथ में। तो उस टाइम पे जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक होप क्रिएट कर गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप में एक होप था लोगों के बीच में कि नहीं, हम भी एक पॉसिबल चेंज ला सकते हैं। और जैसा कि बहुत फेमस कहानी है, कहा गया है फ्रांस के बारे में, व्हेन फ्रेंच स्नीज द होल यूरोप कैचेस द कोल्ड। यानी कि जब भी फ्रांस को ठंड लगती है, वो फ्रांस को जुकाम होता है, तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। कहने का मतलब ये है, फ्रांस में जब भी कुछ ना कुछ होगा उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे बहुत गहरा पड़ेगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वही इम्पैक्ट क्रिएट करके गया, क्योंकि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों के माइंड में एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई दैट यस वी कैन डू समथिंग एंड वी कैन चेंज द कोर्स ऑफ टाइम, वी कैन चेंज what who are the power who are in power, we have the guts to do so, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको भी अगर अपनी कंडीशन बदलनी हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंडीशन में हो, लोग आपकी बात नहीं सुनते, फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके पीछे दो ही कारण होते हैं, इकोनॉमिक पावर एंड सोशल पावर। अगर आपके पास ये दोनों पावर्स नहीं हैं तो फिर आप गए, फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा, यू आर ऑन अ क्वेश्चन मार्क स्टेज। बट इफ़ you are socially and economically powerful, then you will be politically powerful also.